सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा विधेयक संशोधन के साथ पारित। मूल बिल से हटा खंड 3। नियुक्ति और राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण पर विपक्ष का ऐतराज। विपक्ष का सरकार पर गौरक्षकों को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, भीड़ हिंसा में अल्पसंख्यकों और दलितों पर निशाना। गृह राज्य मंत्री ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 5 और कांग्रेस का 1 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। मध्य प्रदेश के बीजेपी की संपत्तियां उइके चुनी गई। गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का होगा विकल्प। शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन टूटने को बताया अफसोसजनक। जनादेश का सम्मान नहीं करने पर उठाए सवाल। नीतीश ने कहा, प्रधानमंत्री के मुकाबले नहीं कोई नेता। और ओडिशा में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 218। प्रधानमंत्री आज करेंगे असम का दौरा। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा 123वां संविधान संशोधन विधेयक कल संशोधन के साथ राज्यसभा से पारित हो गया। मूल बिल से खंड 3 हटा दिया गया है। अब बिल को फिर लोकसभा में भेजना होगा। इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष ने नियुक्ति और राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। राज्यसभा ने सोमवार को संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को संशोधन के साथ मंजूरी दे दी। तकनीकी वजहों से मूल बिल के खंड 3 को हटाना पड़ा। इस खंड में सदस्यों की नियुक्ति जैसे अहम प्रावधान थे। दरअसल इस खंड में एक संशोधन सामान्य बहुमत से पारित हुआ, लेकिन संशोधन को सदन की 2/3 सदस्यों की स्वीकृति नहीं मिली। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण ये जरूरी था, इसलिए खंड को हटाने का फैसला हुआ। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। The amendment has been approved by a simple majority. Yeah, that is enough. Now, the chair is right that the provision as amended will have to be put. Yeah. Now, the provision as amended has to be then carried by at least 2/3. सर, ये पार्ट अगर कानून का हिस्सा नहीं है, इसके लिए सरकार रिस्पांसिबल है। अपोजिशन रिस्पांसिबल नहीं है। See, इनकी वजह से subject to correction, ayes 124, noes nil. Motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. हालांकि बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है। किसी प्रकार से राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होगा और ओबीसी वर्ग से संबंधित समुदायों के साथ या लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने राज्यों की शक्तियों के अतिक्रमण की आशंका जताई थी। This commission neither will help the backward classes and it will take away the powers of the state. क्रीमी लेयर जो आपने कर दी, इसके चलते जो रिजर्वेशन है वो मिल नहीं पाएगा लोगों को। जो क्रीमी लेयर लगाया है ये बहुत संविधान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। क्रीमी लेयर के लिए तत्काल इसे खत्म करिए। This bill is only one example in a trend of erosion of the federal structure of this country. This government has simply refused to respect the role of the states in its functioning. The findings of these commissions or the recommendations made by these commissions remain recommendatory. They are not mandatory. इस बिल के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में कल विपक्षी दलों ने भीड़ की ओर से हो रही हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी और सरकार ने विपक्ष पर इन मुद्दों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस समेत कई दलों ने वॉकआउट किया।
लोकसभा में सोमवार को नियम 193 के तहत देश में भीड़ की ओर से हो रही हिंसा की घटनाओं के मुद्दे पर चर्चा की गई। बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे मामलों की निंदा की है, लेकिन राजनीति के चलते इस मामले में केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। We have issued clear advisory to all the states and union territories of the country that mob lynching or anything related to that will not be acceptable. चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई दलों ने बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर देश में भय के माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हम पूछते हैं इस सदन के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर से, क्या एक्शन आपने लिया? आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा कहते हैं एक, करते हो दूसरा। 2010 to 17, 97% of the attacks were after BJP came to power, and 52% of the attacks were from BJP ruled state. We are united, we were united, and we shall remain united for India, not for certain people's dreams. अगर जुनैद को कोई हत्या कर रहा है तो वो हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर क्यों करे? वो हत्यारे हैं। और देश की सरकार हो या हमारे विरोधी पक्ष हो या पत्रकार हो, सबको ये कहना चाहिए हत्यारे हत्यारे हैं। तो मैंने कहा धर्म के नाम पर भी अत्याचार है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम पर, क्रिश्चियंस के, सिखों के नाम पर। दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं समझता हूं केवल वो लिंचिंग नहीं है, बल्कि इसको समग्रता में देखने का काम करिए और इसको समूल नाश कैसे हो, इस पर सदन में विचार होना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक स्वर से सभी राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहना, अपील करना चाहिए कि जिनके यहाँ इस तरह की कोई घटना घटे 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करो। देश भर में भीड़ की ओर से अत्याचार और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दलों के नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं। विपक्षी दल इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाते रहे हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद में सोमवार को भी गुजरात में कांग्रेस विधायकों का मुद्दा उठा। राज्यसभा में इस पर अवरोध भी हुआ। कांग्रेस का आरोप था कि गुजरात पुलिस उसके विधायकों को धमका रही है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात के कांग्रेस विधायकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर असर डालने के लिए कांग्रेस विधायकों का अपहरण किया जा रहा है। मधुसूदन मिस्त्री ने कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसे खारिज कर दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज जब गुजरात का आम आदमी बाहर से त्राई कर रहा है, उनका एमएलए, उनका रिप्रेजेंटेटिव हॉलिडे होम में, हॉलिडे रिसोर्ट में एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो आप उस पर चर्चा कर लो। लोकसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी दबाव डाल रही है। ऐसा एमएलए का खरीद फरोख्त होते चला, एमएलसी का क्या बढ़ा। सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे पर बहस हुई। तो बीजेपी कहती हम चोरी नहीं करते। जिस कैंडिडेट के पास 14 एमएलए सरप्लस हो और वहां रूलिंग पार्टी खड़ा करे तो उसका मतलब है चोरी। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा सही कोई मान सकता है, बेंगलोर में क्यों कमरे में बंद कर रखे हैं? वहां तो उनकी सरकार है भैया, वहां तो घूमने दो बेचारों को, कमरों में बंद कर क्यों रखा है? गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु में एक रिसोर्ट में रखा है। यहां 8 अगस्त को 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है।
बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 1। तीसरी सीट को लेकर दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा चुनाव में बहुमत के लिए विधायकों को धमकाने और खरीदने के आरोपों पर गुजरात सरकार ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दिया है। कल शाम राज्य के मुख्य सचिव ने मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होना है। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा का विकल्प भी मौजूद रहेगा। गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल के मुताबिक 2013 में चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक मतपत्र पर नोटा का विकल्प प्रकाशित किया जाएगा। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि भले ही नोटा का विकल्प मौजूद हो, लेकिन उनकी पार्टी विधायकों से अहमद पटेल के लिए मतदान करने को कहेगी और इस बाबत व्हिप जारी करेगी। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 8 अगस्त को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के 5 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सीपीएम उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले तृणमूल कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों में मानस भुइया, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय, डोला सेना और शांता क्षेत्री हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य भी ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। प्रदीप भट्टाचार्य, राय, ओब्रायन और सेन फिर से राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए, जबकि भुइया और क्षेत्री पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। ममता बनर्जी ने इस जीत पर सभी सांसदों को बधाई दी है। बीजेपी प्रत्याशी संपत्तिया उइके मध्य प्रदेश से खाली हुई एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। राज्यसभा की ये सीट बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के इस साल मई में निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर के पद्मराजन ने भी अपना नामांकन पत्र भरा था, लेकिन जांच के दौरान उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 8 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने कल भी दबिश जारी रखी। जांच एजेंसी ने नौशेरा में देवेंद्र सिंह बहल के ठिकानों की तलाशी ली। उसे रविवार को जम्मू से पकड़ा गया था। वहीं सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को देवेंद्र सिंह बहल के नौशेरा कस्बे के पुस्तैनी घर में छापा मारा। रविवार को एनआईए ने जम्मू में देवेंद्र सिंह बहल के घर छापेमारी की थी और उसे हिरासत में लिया था। जो भी सुरक्षा संबंधित ये गृह मंत्रालय और सुरक्षा संबंधित एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज पर छोड़ देनी चाहिए। जो उनकी इनपुट्स हैं, जो उनकी सूझबूझ है, उसके आधार पर जो उन्हें उचित लगेगा, देश हित में लगेगा, राष्ट्र हित में लगेगा, वो करें और उसमें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बहल अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से जुड़ा है। एनआईए ने गिलानी के दोनों बेटों को पूछताछ के लिए तलब किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और जांच एजेंसियों को काम करने देना चाहिए। जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स, प्रो सेपरेटिस्ट, टेररिज्म को जो है सपोर्ट करना कोई वाला होगा, चाहे जम्मू का होगा, चाहे कश्मीर का होगा, चाहे देश के किसी भी हिस्से के ऊपर होगा, उसको कानून के दायरे में जो है उसको सख्ती से निपटा जाएगा। एनआईए आतंकी फंडिंग मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक दबिश के बाद कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शब्बीर शाह, अल्ताफ शाह, अयास अकबर, पीर सैफुल्ला, शाहिद अल इस्लाम और नईम खान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल नकाबपोश बंदूकधारियों ने बैंक लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 नकाबपोश बैंक में घुसे और बैंक कर्मचारियों को धमकाया। इसके बाद हथियार की नोक पर नकदी लूट कर फरार हो गए। सुरक्षा बल लूट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मई से अब तक जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की कई घटनाएं हुई हैं। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जेडीयू नेता शरद यादव ने बिहार में बीजेपी से गठबंधन पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अप्रिय स्थिति बनी है जो अफसोसजनक है। उनके बयान पर जेडीयू ने कहा कि बिहार में जनादेश सुशासन के लिए मिला था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सोमवार को बिहार में बीजेपी से गठबंधन पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को जनादेश के खिलाफ बताया। जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है देश के बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। शरद जी के मन में बहुत पीड़ा है और उस पीड़ा को कहीं न कहीं जो है उन्होंने प्रदर्शित भी किया और यह मजबूत संभावना है कि शरद जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जो है शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष का बयान ऐसे वक्त आया है जब पार्टी के कई नेता बीजेपी से गठबंधन के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में शरद यादव विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इनमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल हैं। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शरद यादव से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश कर चुके हैं। जेडीयू का कहना है कि बिहार का जनादेश ईमानदार सरकार के लिए था। बिहार का मैंडेट स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध था और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, लोहिया जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन सरकार गिराने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते थे, तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जेडीयू बीजेपी सरकार के गठन को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में बहुमत का फैसला होने के बाद याचिका पर अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन से बाहर निकलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर वो आरजेडी के साथ सरकार चलाते तो ये भ्रष्टाचार से समझौता होता। नीतीश ने कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर कोई सफाई नहीं मांगी, लेकिन वो चाहते थे कि लालू यादव और उनका परिवार आरोपों का जवाब दे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि 2019 में उनके मुकाबले में कोई दूसरा नेता नहीं है। कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जीएम सरसों के कारोबारी इस्तेमाल पर 1.5 महीने में फैसला कर लेगी। केंद्र ने कल ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार जीएम सरसों के इस्तेमाल का फैसला करती है तो चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि सरसों की बुआई अक्टूबर से शुरू होती है, इसलिए अब अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बिना जरूरी जांच के फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इसमें जीएम सरसों पर 10 साल तक रोक लगाने की मांग की गई है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई थी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर दाताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ये फैसला राजस्व विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बैठक के बाद हुआ। इस बीच प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आधार और पैन कार्ड को 31 अगस्त तक लिंक किया जा सकता है, लेकिन आधार पैन लिंकिंग के बाद ही आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। बात मौसम की। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करके हालात की समीक्षा करेंगे। गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिलों में पानी कम होने के बाद कुछ और शव बरामद हुए हैं, जिससे राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 218 हो गया है। ओडिशा में बिजली गिरने से कल 16 और लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। अब यहां मरने वालों का आंकड़ा 39 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति और राहत कामों का जायजा लेने के लिए आज असम जाएंगे। प्रधानमंत्री बाढ़ के हालात की समीक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हुई है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7 गैंडों समेत अब तक 90 जानवर मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को असम और राजस्थान में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में बाढ़ पीड़ित सिरोही, बाड़मेर, जालौर और पाली जिलों में राहत और बचाव काम जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को जालौर जिले का दौरा किया। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बनासकांठा और पाटन जिलों का दौरा कर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने स्वास्थ्य और मेडिकल सेवाएं मुहैया कराने पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गुजरात के बनासकांठा पहुंचकर राहत कामों का जायजा लिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से लगभग 90 रिलीफ कैंप्स चलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 60,000 नागरिकों को मदद दी गई है। सोमवार को उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को पहाड़ों पर होने वाली गतिविधियों पर नजदीक से नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले कुछ एक दिन से लगातार जो वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रही है, अभी ये जो बारिश है आने वाले दिनों में भी 1 वीक तक रह सकती है और उसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डोकाला के बाद चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोटी में घुसपैठ की थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 25 जुलाई को चीनी सैनिक करीब 1 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। उन्होंने आज जानवर चरा रहे गडरियों को इलाका खाली करने के लिए धमकाया। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस तरह की घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाता है। सिक्किम सीमा पर डोकाला में चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बना हुआ है और करीब 1 महीने से दोनों सैनिक इस इलाके में डटे हुए हैं। कौशल विकास मंत्रालय और बीएसएफ के बीच स्किल इंडिया को रफ्तार देने के लिए समझौता किया गया है। इस करार के तहत सरकार बीएसएफ अधिकारियों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करेगी। इसके जरिए दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को हुनरमंद बनाने में मदद मिलेगी। बीएसएफ महानिदेशक ने कहा कि समझौते के तहत सीमा से सटे इलाकों की आबादी को भी प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। हम अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स के माध्यम से देश में कौशल विकास फैलाएंगे। जो लोग रिटायरमेंट जाने वाले हैं उनको भी ट्रेनर के तौर पर ट्रेन करेंगे और जो बॉर्डर पॉपुलेशन बीएसएफ के संपर्क में है और इसमें इच्छुक है उन सबको भी हम कौशल विकास सिखाएंगे। आज जिस प्रकार अभियान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है उसमें असेसर्स और ट्रेनर्स का बड़ा अभाव है और लगभग 20,000 के आसपास कर्मी
सभी CPMF से रिटायर करते हैं, फौज से लगभग 60,000। तो उनके शासनकाल या उनके कार्यकाल में जो अनुभव है उसको फिर से रीट्रेन करके उन्हें एसेसर्स और ट्रेनर्स के रूप में उपयोग किया जाए, पहला कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद परिसर में संसद एनेक्स विस्तार का उद्घाटन किया। इस इमारत में अलग अलग संसदीय समितियों के दफ्तर और अन्य कमरे होंगे। इमारत में सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। बिल्डिंग में 2 खंड होंगे, जिनमें एक में दफ्तर और दूसरे में सभागार होगा। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। संसद परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी देखने केंद्रीय मंत्री और सांसद पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में नई वैज्ञानिक खोजों का प्रदर्शन किया गया है। कृषि और मौसम की जानकारी से जुड़े आधुनिक आविष्कार किसानों के लिए मुफीद हैं। 11 अगस्त तक चलने वाली प्रदर्शनी में इसरो समेत विभिन्न विज्ञान से जुड़े संस्थानों ने हिस्सा लिया है। विज्ञान संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष सांसद रेणुका चौधरी ने बताया कि इसका मकसद सांसदों को नई खोजों के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। बड़े फायदेमंद इन्वेंशंस हम दिखाना चाह रहे थे ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का जानकारी हो और अपने क्षेत्र में ये ले जाएं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विश्व मामलों के भारतीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल से कल अपने सरकारी निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल में आए अधिकारियों से परिषद के विषय पर बातचीत की। उपराष्ट्रपति विश्व मामलों के भारतीय परिषद के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को जन्मे तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 समाचार पत्र शुरू किए जो काफी लोकप्रिय हुए। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वीर स्वतंत्रता सेनानी तिलक का आज ही के दिन 1920 में मुंबई में निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों का जिक्र हो और मीना कुमारी की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। साहिब बीवी और गुलाम, परिणीता और पाकीज़ा जैसी यादगार फिल्में देने वाली मीना कुमारी आज ही के दिन 1932 में पैदा हुई थी। आइए एक नजर डालते हैं उनके जिंदगी के सफर पर। कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में पैदा हुई मीना कुमारी का गम के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता था। 1 अगस्त 1962 को जन्मी मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। बचपन के हालात के चलते बेबी महजबी को 7 साल की उम्र में स्कूल की जगह स्टूडियो का रुख करना पड़ा। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा विधेयक संशोधन के साथ पारित। मूल बिल से हटा खंड 3। नियुक्ति और राज्यों के अधिकारों में अतिक्रमण पर विपक्ष का एतराज। विपक्ष का सरकार पर गौरक्षकों को बढ़ावा देने का आरोप। कहा भीड़ हिंसा में अल्पसंख्यकों और दलितों पर निशाना। गृह राज्य मंत्री ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 5 और कांग्रेस का 1 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। मध्य प्रदेश के बीजेपी की संपत्तियां उइके चुनी गई। गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का होगा विकल्प। शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन टूटने को बताया अफसोसजनक। जनादेश का सम्मान नहीं करने पर उठाए सवाल। नीतीश ने कहा प्रधानमंत्री के मुकाबले नहीं कोई नेता। और ओडिशा में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 218। प्रधानमंत्री आज करेंगे असम का दौरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।